इस शाम भी मंजिल में गहमा गहमी का आलम था। सब शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। मुईद किसी बाथरूम से चलाता अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पर बैठी थी। बालों में सुबह ही आया डाई लगाया था, सो अब वो सफ़ेद नहीं गहरे भूरे लग रहे थे। ग्रे रंग का कामदार जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने के कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खिले थे। बख्त भी उन्हें कंघी फेर रही थी। सामने का तकिए पे उनका मोबाइल खड़ा रखा था, जिस पे माही नजर आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी। ईपरन पहने छोटे बालों की पोनी बनाए वो पहलुओं पे हाथ रखे तफ्तीशी नजरों से उन्हें देख रही थी। इयररिंग्स दुखाए मुझे। कनाडा से हक्कम आया। माँ ने चारा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को छुआ। उफ माँ, ये क्या इन सहे 110 वाले कांटे पहन लिए हैं? वो ग्रे स्टोन्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मैं लिबर्टी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपने ज्वेलरी बॉक्स में से ढूंढने लगे। माही का हुक्म वो नहीं टाला करती थी। ज्वेलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखे। माही को याद था, इसे माँ की हर चीज़ याद रहती थी। टॉप्स वहीं थे। माँ ने उन्हें निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हुसैन थे। सोने के कांटे उतार के उन्हें कानों में पहना तो चेहरे का वकार मजीद बढ़ गया। अच्छा अबू तो शाल कौन सी लूं? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहीं वाइट वाली शाल निकाल दे जिसका गिरे बॉर्डर है। माँ ने मोड़ के देखा। माला लाउंज की एक कुर्सी पर बैठी मोबाइल पे लगी थी। खोई खोई सी। जब से वो सैलून से आई थी वहीं बैठी थी। माला, बेटे वो वाइट शाल तो निकाल दो। और तुम कब तैयार होगी? फिर गौर से इसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है। मैं शाल निकालती हूँ। वो वहाँ से उठ गई। इसने कमरे में पहले से वही सफ़ेद शाल निकाल रखी थी, लेकिन माँ को दी नहीं थी। माँ इससे तब पहनेगी जब माही कहेगी। माँ को सिर्फ माही की चॉइस पे एतबार था। माही यहाँ होती थी तो फंक्शंस वगैरह पर माँ को खुद तैयार करती। जब से वो कनाडा गई थी वीडियो कॉल पे यही काम करवाती। माँ के कपड़े हटा के माला के भी अक्सर कपड़े माँ ही लिया करती थी। इसको शौक था दुकानदारों से लाल लाल के कीमतें कम करवाने का। ये टॉप्स भी इसने माला के साथ ही लिए थे। शाल माँ को देने आई तो माँ ही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीरें फ़ौरन से मुझे भेजनी हैं अपने माँ। अब के बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे भूल जाते हैं। हाय काश मैं पाकिस्तान में होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में माँ। माँ ने टोका, शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें शादी के 5 साल बाद खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो और अपना ख्याल रखो। शादियाँ तो होती रहती हैं। हाँ छोटी बीबी। बख्त बीबी माँ के कंधे के पीछे से काल में शामिल हुई। वो कनाडा की काल पर इतना ऊंचा बोलती थी कि जैसे आवाज़ हुआ कि दोष पर कनाडा जानी है। तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं तेरी गोद हरी होने के लिए। हर वक्त कहती थी अल्लाह मेरी माही को बचा दे, तो बस अपना ख्याल रख। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात की नौकरी ना होती तो मैं कभी कनाडा ना रहती। बोरिंग ठंडा मुख माही रूहानसी होके बोली। फिर कुछ याद आया, शादी पे कबीरा ताई भी होंगी ना? माँ के चेहरे पे नापसंदीदगी उभरी। सर झुका के तख्त पे बिखरी अपनी चीज़ें समेटने लगे। ऊपरे करो इसको। हमें क्या देखना? आप वो शादी पे आएंगी और सारे रिश्तेदार आपको जलाने के लिए उनके पास जाके खूब हंसी बोलेंगे। देखना। मुईद तैयार हो के आ गया था और अब सोफे पर बैठ के जूते पहन रहा था। मुन में बुड़बुड़ाया, लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में ग़ैबतों का वक्त हुआ चाहता है। माही इस बात का करारा सा जवाब देती, लेकिन इसे कुछ नज़र आया था। स्क्रीन पर चेहरा करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में सवाल किया, ये बाहर लान में कौन है? माही की तेज़ नज़र में माँ के पीछे खिड़की पे जिमी थी। माँ ने एक नज़र खिड़की को देखा जहाँ लाम में मोबाइल पे लगा कैफ टहलता नज़र आ रहा था। अपनी बहन से पूछो, वही साथ लाई है। माँ ने माला को फ़ोन पकड़ा दिया और ख़ुद घुटनों पे हाथ रख के उठ। उनका रुख कमरे की जानिब था। अभी उन्होंने जूते पहने थे। मेरा ड्राइवर है। और असिस्टेंट भी। माला ने फ़ोन थाम लिया। माही बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। ज़रा करीब से दिखाओ उसकी शक्ल। माही की आंखों में शरारत उभरी। अपने सामने लाउंज में काम करते
हुए इबाद को देख के ऊंचा सा बोली, बड़ा अरसा हो गया कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा। इबाद पर असर नहीं हुआ। लैपटॉप से नज़रें हटाए बगैर बोला, वो आईना देख लो, खुद भी तुम किसी मर्द से कम नहीं लग रहे। माही की बंसी गायब हुई, चेहरा सुर्ख हुआ। सुनो, तुम लोग शादी अटेंड करो, मैं ज़रा आती हूँ। इसने फ़ोन बंद कर दिया। ब्रिटिश कोलंबिया में अब जंग अजीम चलने वाली थी। निकाह का वेन्यू सफ़ेद और सब्ज रंग में सजा था। ऊंची छत से जगह जगह फानूस लटक रहे थे। स्टेज भी सफ़ेद फूलों और सब्ज पत्तों से मुज़य्यन था और मेहमानों की मेज़ों के गिर्द रखे सोफ़े भी सफ़ेद थे। वो माँ के साथ एक 3 सीटर सोफ़े पर बैठी थी। माँ चंद रिश्तेदार ख्वातीन से बातों में मसरूफ़ थीं। मुईद हम उम्र कज़न्स की तरफ चला गया था, लेकिन वो खुद को यहाँ ज़्यादा महफूज तसव्वुर कर रही थी। अगर वो कज़न्स में गई तो सबकी ज़ुबान पर एक ही सवाल होना था, ओशन बंद क्यों हो गया, और क्या अब वो जॉबलेस हो गई है? और इस वक्त वो इस सवाल का सामना करके मूड नहीं ख़राब करना चाहती थी। वैसे भी इसे माँ पे नज़र रखती थी। उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं थी, और शादियों पे तो वो कुछ ज़्यादा ही दिल खोल के खाती थी। मुईद उनकी शुगर का इतना ध्यान नहीं रखता था कि वो घर ही कब होता था, लेकिन आज वो देखेगी कि माँ कैसे मीठा खाती है। माँ टेक लगाए बैठी थी, शाल एक कंधे पर थी, शिफॉन का ग्रे दुपट्टा सर पे था। वो हल्के काजल और लिपस्टिक के साथ बहुत बावकार लग रही थी। किसी को अपने घुटनों के दर्द का बता रही थी और रिश्तेदार खातून उनको कोई देसी टोटका बता रही थी जो उनके मियाँ ने फीस बिक पर पड़ा था। वाकई हूर जहाँ जैसी खूबसूरती इसे माही या मुईद को नहीं मिली थी। नात फेयर और ला ताला आसमान को शाकी नज़रों से देखा। होरे भाभी, आप घुटनों का ऑपरेशन करवा ही ले, मैंने खुद करवाया है, समझो नई जिंदगी मिल गई है, खातून ने मशवरा दिया। माँ का नाम हूर जहाँ था। हूर के नीचे ज़ेर थी। इसे होरे जहाँ पढ़ते थे, इसलिए बहुत से रिश्तेदारान को अब भी होरे कहते थे। ना बाबा ना मैंने नहीं ऑपरेशन करवाना। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। इंसान कभी पीछे को नहीं पलटता होता। अब जैसे हैं घुटने वैसे ठीक है। माँ, इसने माँ के करीब सरगोशी की। आपने मुझसे वादा किया है ना कि आप मीठा नहीं खाएंगी। आज सुबह आपकी फास्टिंग शुगर 140 थी। नरमी से तंबीह की। माँ दूसरी जानिब झक के उन खातून से किसी बहुत अहम मौजू पर बात करने लगे। यूं जाहिर किया जैसे माला की बात सुनी ही ना हो। दफतना साथ बैठी मुमानी किसी को देख के उठ खड़ी हुई। कशमाला ने नज़रें ऊपर उठाई। सामने नगीना आंटी खड़ी थी, वो जो इस रोज़ इस्लामाबाद में अपने बेटे के साथ मामों के पोर्शन में आई थी। उन्होंने सफ़ेद सिल्क का ड्रेस पहन रखा था, सर पे दुपट्टा था। वो मुस्करा के पहले मुमानी से मिले, फिर माँ उनको देख के खुश हुई, अपने पास सोफे पे जगह दी। तुम कब आई दुबई है? ज़ियाद और मैं पिछले हफ्ते आए हैं। इतने अरसे बाद किसी ख़ानदान की शादी में शिरकत कर रहे हैं। ये कौन सी वाली बेटी है तुम्हारी माशाअल्लाह से? उन्होंने मुस्करा के माला की तरफ देखा तो वो भी मुस्करा दी। मैं कशमाला हूँ, मुझसे छोटी माही कनाडा होती है। अरे हाँ, तुम तो इस्लामाबाद होती हो ना। हम तुम्हारे मामों की तरफ गए थे इस दिन। नगीना आंटी ने मुमानी को देख के कहा, पता चला तुम सो रही हो, वरना ज़रूर मुलाकात होती। जी मुझे पता चला था, वो मुस्करा के बोली। ज़ियाद कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? माँ रस्मना नगीना बेगम से पूछने लगे। ज़ियाद राइटर है, किताबें लिखता है, साथ एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है, मगर बड़े अरसे से कुछ लिखा नहीं। कहते हुए नगीना आंटी की आवाज़ में उदासी घुल गई। माला की मुतलाशी नज़रें सारे में घूमे, और फिर वो इसे नज़र आ ही गया। वो कुछ मर्दों के एक ग्रुप के साथ खड़ा था, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। सिया बालों को जेल से पीछे किए वो दूसरे कज़न्स की तरह करते शलवार में मलबूस था। इस वक्त वो संजीदगी से किसी की बात का जवाब दे रहा था। दिन की रोशनी में ज़्यादा जाजिब नज़र था। इसकी मंगनी की थी तुमने कुछ अरसा पहले। कोई मसला हुआ था, फिर आमा को याद आया। बज़ाहिर दूसरी तरफ देखती कशमाला के कान खड़े हो गए। बस भाभी, क्या बताऊं, इसकी मंगेतर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो ज़ियाद की अपनी पसंद थी,
اس نے دل پہ بہت بوجھ لے لیا ہے۔ 1.5 سال ہو گیا ہے اس بات کو۔ اب میرا بیٹا شادی کا نام ہی نہیں لیتا۔ نگینہ بیگم دور نظر آتے اپنے بیٹے کو دیکھ کے اداسی سے بولے۔ ماں بھی افسوس سے خاموش ہو گئی۔ ہورے بھابھی، آپ اتنی نیک ہیں۔ انہوں نے ماں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ میرے زیاد کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ اس ڈرامہ سے نکل آئے اور نئی زندگی شروع کرے۔ کیوں نہیں نگینہ، میں ضرور دعا کروں گی، ماں نے خلوص دل سے کہا۔ ایک بلند آواز کانوں میں پڑی تو کشمالہ نے چونک کے نظریں گھمائیں۔ سبزہ زار کی انٹرنس پر ایک اونچا نسوانی کہا گونجا تھا۔ یہ اس بات کا غماز تھا کہ کبیرہ بیگم پہنچ چکی تھی۔ یہ طے تھا کہ وہ ہر فنکش پہ جان بوجھ کے دیر سے آتی تھیں تاکہ ہر نظر ان کی طرف اٹھے، اور واقعی وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی وہ انٹرنس پر چند خواتین کے جھمگٹھے میں کھڑی اونچے کہے لگاتے ہوئے سب کی توجہ گھیر رہی تھی۔ نیلے رنگ کی سلیولس ساڑی میں ملبوس تھیں، کانوں اور گردن میں چمکتے ہوئے ڈائمنڈز پہن رکھے تھے، بال بوائے کٹ میں کیے تھے۔ اگر لمبے رکھتیں تو زیادہ خوبصورت لگتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ تائی بال چھوٹے کیوں رکھتی ہے۔ اس کی بھی ایک مضحکہ خیز سی وجہ تھی۔ اب وہ چلتی ہوئی باری باری مہمانوں سے ملتی جا رہی تھی، اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو غرور سے ذرا سا ملا کے چھوڑ دیتی۔ ممانی ان رشتہ داروں میں سے تھیں جن کی کبیرہ تائی سے بہت بنتی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں اور نگینہ سے بولے، آپ نے نہیں ملنا کبیرہ سے؟ نہیں تابندہ، میرا کبیرہ سے کوئی رشتہ نہیں، البتہ میرا حور جہاں بھابھی سے رشتہ ہے۔ اگر کبیرہ حور جہاں بھابھی سے ملنے خود نہیں آ سکتی تو میں کیوں جا کے اس سے ملوں؟ پھر چہرہ موڑ کے ماں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھی۔ سادہ دو ٹوک انداز ممانی پر تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ کشمالہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ کوئی تو رشتہ دار تھا جو ماں کا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ سب کبیرہ کی دولت کی چمک دمک سے اتنے متاثر تھے کہ اس کے گرد مکھیوں کی طرح بینی بیناتی تھے۔ ماہی کے میسیجز آ رہے تھے، تصویریں بھیجو۔ اس کے فون کی بیٹری کم تھی اور وہ بیٹری پیک کار میں بھول آئی تھی۔ اس نے کیف کو کال کی اور اس سے بیٹری پیک لانے کو کہا۔ کیف جب سفید پھولوں سے سجے وسیع ہال میں آیا تو وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ صوفوں پہ خواتین کے ایک گروپ میں بیٹھی وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آف وائٹ کا عمدار ڈریس پہن رکھا تھا، بال چہرے کے ایک طرف ڈالے ہوئے تھے، کانوں میں بڑے بڑے سلور جھمکے نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، جلد اعتبار کرنے والا۔ آنکھیں ذہین تھیں لیکن چالاک نہ تھیں، ایسی آنکھیں جو مہربان ہوتی ہیں، شک نہیں کرتی، انتقام نہیں لیتی، وہ لوگوں کی اچھائی پہ نظر رکھتی ہے، اور وہ ایسی لڑکی کو دھوکا دے رہا تھا۔ کیف کے چہرے پر کرب ابھرا، اس کا دل برا ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ایک کونے میں لے جائے اور اس کو بتائے کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ مالا کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اب بھی وقت تھا، وہ سب کچھ کلیئر کر سکتا تھا، اس سے معافی مانگ سکتا تھا۔ وہ اس مہربان لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک سائیکوپتے ہے۔ کوئی عام شخص ایسی البم نہیں بناتا۔ مالا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کے اس کی طرف آ گئی۔ کیف نے بیٹری پیک اس کی طرف بڑھا دیا، بولا کچھ نہیں۔ وہ یہ سب اسے نہیں بتا سکتا تھا، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ سچ بولنا جھوٹ بولنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تھینک یو کیف، اور وہ بیٹری پیک پکڑتے ہوئے مسکرائی۔ وہ دونوں ایک پھولدار ستون کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں سیلون گیا تھا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ جم کے کیمرے کا رزلٹ بہت مدھم تھا۔ آپ کے بتائے حلیے کا شخص لفٹ میں سوار ہوا تھا اور واپس جم میں ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے۔ میں نے فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے۔ کیا فائدہ؟ میں اس کو نہیں پہچانتی تھی۔ آر یو شیور آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ جو آج ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتے، اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی۔ میں قریب رہوں گا، کیف اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔
लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने मुझे सब कुछ नहीं बताया। आप पुलिस तक क्यों नहीं जाना चाहते? कुछ है जो आप अपने ताक़ूबकार के बारे में जानती है। आवाज़ धीमी की। देखें, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। आपको मुझ पर एतबार करना होगा। अगर आप कुछ भी और जानती हैं तो मुझे बता दें। कुछ भी ऐसा जो अभी तक आपने मुझे नहीं बताया। वो चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर एक कदम आगे हुई। फंक्शन के शोर और हंगामे में उनकी आवाज़ दूर नहीं जा सकती थी। कशमाला ने आवाज़ सरगोशी में बदल दी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक आदमी के पास मेरी एक तस्वीर है। इस तस्वीर की बैक पे लिखा है हूर जहाँ की बेटी कशमाला, और वो आदमी मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। कशमाला सरगोशी करके पीछे हो गई, और कैफ के लिए एकदम सारी दुनिया बर्फ हो गई। वो जहाँ था वहीं जिम गया, ठंडा और साकित। आप ये कैसे जानती हैं? और कौन आदमी है वो? वो बदखत बोल पाया। कशमाला गर्दन मोड़ के दूसरी जानिब देखने लगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती, और वो वापस सोफों की तरफ चली गई। वो बर्फ का मुजस्समा बने वहीं खड़ा रह गया। वो किस खेल का हिस्सा बन गया था? यहाँ सब इससे ज्यादा जानते थे। माँ घुटनों की वजह से उठ नहीं सकती थी, इसलिए वो खाना लगने पे बफी टेबल पे चली आई ताकि माँ के लिए खाना डाल सके। शादियों का मज़ा माही के साथ आता था। तस्वीरें बनाना, अपनी मेज़ पर बैठ के लोगों और खाने पर तबसरे करना, किसने क्या पहना है डिस्कस करना। माही के बगैर सारे फंक्शंस बेरौनक थे। वो प्लेट में खाना डाल रही थी जब अकब में नगीना आंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से कुछ कहते हुए प्लेट उठा रही थी। माला का सारा वजूद कान बन गया। बज़ाहिर वो सर झुकाए खाना निकालती रही, फिर पलटी तो देखा नगीना आंटी के साथ उनका बेटा था जिसे वो कोई हिदायत दे रही थी। उन्होंने भी इसी वक्त इसे देखा। इसे देख के मुस्करा दें, फिर जैसे ख्याल आया, कशमाला, तुम ज़ियाद से मिली हो? इसने ज़ियाद को देखा और ज़ियाद ने इसको। ये वही था, भूरे करते वाला, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। चेहरे पर सादगी और मुस्कुराहट थी। एक तो कुछ मर्दों को इतना अच्छा लगने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बज़ाहिर रस्मी अंदाज में मुस्कुराई। कैसे हैं आप? खुशी हुई आपसे मिल के। मुझे भी। फिर माँ को देखा। हम उन्हीं के घर गए थे ना, जैसे याद करवाया। वो आहिस्ता बोलता था, नरमी और शाइस्तगी से। वो उनके मामों का घर था, लेकिन कशमाला वहीं रहती है। ज़ियाद ने हों कह के सर हिला दिया। गुफ्तगू दम तोड़ गई। वहाँ खड़ा रहना ऑकवर्ड लगता था। वो उनसे माजरत करके माँ की प्लेट लिए मेज़ पर वापस आ गई। खाना खिल चुका था और सब इस वक्त खाने में मगन थे। इसने माँ के सामने प्लेट रखी। उन्होंने एक उचट्टी निगाह प्लेट में मौजूद लवाजमात पे डाली, जैसे दिलचस्पी ना हो। फिर चेहरा उधर उधर घुमाया। कैफ अभी तक वहीं खड़ा था। माँ ने दूर से इसे इशारा किया। लाल के, उधर आओ। तहक्कुम से 2 उंगलियों से बुलाया। कैफ फौरन इस तरफ आया। पहले बताओ तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। माँ ने सर से पीर तक इसे घूरा। कैफ ने बेइख्तियार माला को देखा, फिर माँ को। मैं कशमाला बीबी का ड्राइवर हूँ। कैफ जमाल। जो भी हो, वो पीछे देखो, टेबल पे सफ़ेद रंग की क्या चीज़ रखी है। वो सफ़ेद रंग की चीज़ डेज़र्ट है माँ, और अब वो नहीं खा सकती। वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोली। माँ ने इसे घोर के देखा। मेरी माँ ना बनूं, और फिर उन्हीं खशमगी नज़रों से कैफ को देखा। जाओ लेकर आओ। इसने फौरन कशमाला को देखा, जिसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कैफ ने माँ को देखा। वो अब की सख्ती से बोले। आवाज़ नहीं आई। लेकर आओ। जियो के, और वो फौरन से पलट गया। कशमाला ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। माँ, आपको शुगर है यार, ना करें ऐसे। माँ ने तो यूं जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं है। कैफ ने डिश सामने ला के सर्व की तो उन्होंने जी भर के डेजर्ट डाला। अच्छा, थोड़ा कम कर दे। इसने हाथ उनके प्याले की तरफ बढ़ाया तो माँ ने इसके हाथ पे चमचा मारा। मैंने कहा ना मेरी माँ ना बनो। जाओ यहाँ से। वो खफगी से उठ गई, फिर कैफ की तरफ आई। गुस्से से इसे देखा। तुम्हें किसने कहा था डेजर्ट ले आओ? मैं क्या करता? आंटी गुस्सा कर रही थी।
गुस्सा ही कर सकती हैं वो, उठ के तो नहीं जा सकती ना। उनकी फास्टिंग 140 थी सुबह। हद है यार, अब वो जला हुई लग रही थी। बस वो हल्का सा खनखारा। आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। वो कल से मुझसे 3 दफ़ा यही सवाल पूछ चुकी है। माँ की आदत है मजाक करने की। अब उनको कुछ मीठा नहीं देना। ओके, और वो तंबीह करके आगे बढ़ गई। वो बस इसे जाते देखता रहा। इसका मूड माँ की इस हरकत पर खराब हो गया था। वो ऐसे ही बददिली से सीने पे बाजू लपेटे बफी टेबल के साथ खड़ी हो गई। अक्सरियत खाना डाल चुकी थी, इसलिए यहाँ रश कम था। तभी करीब में कोई खनखारा। आप खाना नहीं खा रहे? वो चौंकी, फिर संभली। चेहरे के जाविये दुरुस्त किए। वो ज़ियाद था, हाथ में प्लेट लिए इसके करीब आ रहा था। तशवीश से इसे देखा, फिर गर्दन मोड़ के इस मेज़ को, जहाँ माँ बैठी मज़े से डेज़र्ट खा रही थी। ज़ियाद हल्का सा हंस दिया। अच्छा, आपकी भी अपनी उम्मी से यही लड़ाई चलती रहती है। कशमाला ने अफसोस से माँ की तरफ देखा। मैं उनकी घुटने की सर्जरी करवाना चाहती हूँ। शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो सर्जरी कैसे होगी? इसका एक हल है, वो संजीदगी से बोला। फिर अपनी प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। 2 मिनट ये पकड़े। कशमाला ने नासमझी के अंदाज में प्लेट पकड़ी। ज़ियाद घूम के बफी टेबल के दूसरी तरफ गया, एक प्याला चम्मच उठाया और वापस आया। अब वो डिश से डेज़र्ट प्याले में निकाल रहा था। वो मुस्करा दी। इसका हल ये है कि आप परेशान ना हों और कुछ खा लें। वो प्याला लेकर मुस्कुराता हुआ उसके सामने आया। इसे प्याला थमाया और अपनी प्लेट वापस ली। थैंक यू, मगर मैं मीठा नहीं खाती। इसने प्याला रखा नहीं, पकड़े खड़ी रही। लेकिन इसे डेज़र्ट नहीं पसंद था, सो ये तय था कि वो नहीं खाएगी। अच्छा, वो हैरान हुआ। अपनी प्लेट से चावलों का चम्मच भरा। इस दिन तो अब टेरेस पर ब्राउनीज खा रही थी। उफ, इसने इसे देख लिया था। अच्छा, मुझे याद नहीं। कंधे बेनियाजी से उचक्का दिए, फिर बात बदलने को बोली। आप क्या लिख रहे हैं आजकल? ज़ियाद ने गहरी सांस लेकर सर झुका दिया। वो चम्मच से चावल उधर उधर मिक्स करने लगा। मैं आजकल राइटर्स ब्लॉक का शिकार हूँ। पाकिस्तान आया था कि यहाँ बैठ के शायद कुछ लिख सको, लेकिन नहीं लिख पा रहा। क्या लिखना चाह रहे हैं आप? ज़ियाद ने आंखें उठा के इसे देखा। वही जो सब शौक से पढ़ते हैं, एक अजीम लो स्टोरी। इसने देखा ज़ियाद सुल्तान की आंखें उदास थीं, ऐसी आंखें जिनको मोहब्बत के हैप्पी एंडिंग पर भरोसा नहीं होता। इसे नगीना आंटी की बातें याद आएं। आपकी सुपर पावर क्या है? मेरी सुपर पावर? वो हैरान हुआ। हाँ ना, हर शख्स की एक सुपर पावर होती है। आप किसी चीज़ में अच्छे हैं। अगर आप लो स्टोरी लिखने के बजाय वो लिखीं जिसमें आप अच्छे हैं, तो आपका ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाए सोचने लगा। फिर अतराफ में निगाह दौड़ाई। ओ, मैं राइटर हूँ और मेरा मुशाहिदा अच्छा है। मैं वो नोट करता हूँ जो कोई और नोट नहीं करता। मैं कैसे मान लूँ? आज़मा के देख ले। अच्छा, वो उसके चैलेंज पे मुस्कुराई। ये जो सामने लाल की जा रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। निगाहों से स्टेज की तरफ इशारा किया। वहाँ इज़्ज़ा की बहन वेटर्स को हिदायत देती नजर आ रही थी। ज़ियाद ने इस तरफ देखा। इसके पैर में हाई हील्स की वजह से दर्द है और वो शदीद अनकंफर्टेबल है। फिर ज़ियाद ने चेहरा घुमा के अगला हदफ ढूंढा। वो वेटर जो ट्रे उठाए जा रहा है, इसकी अभी अभी बेइज्जती की गई है क्योंकि इसके कान और गाल सुर्ख हो रहे हैं। आप खुद से बना रहे हैं। अब जानते हैं, मैं उन बातों की तस्दीक नहीं कर सकती। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मसलन आप। इसने एक नज़र गौर से कशमाला को देखा। इसको अपने दिल की धड़कन बेतरतीब होती महसूस हुई। कोई सिहर सा था इस शख्स की आंखों में। आपके बारे में कुछ बताऊं? बताएं। लेकिन वो अंदर से खाइफ हुई। कहीं वो जान ना ले कि वो इससे कितना मुतासिर हो रही है। आपकी गर्दन असर के पिछले हिस्से में दर्द है। अब गर्दन इस तरफ नहीं मोड़ है और बार बार हालते से पीछे दबाती है। वो झिम के हंस दी, हाथ नीचे किया। ओके, मान लिया। तस्लीम करने के अंदाज में सर हिलाया। थैंक यू। ज़ियाद के चेहरे पर हैरान सी ममनूनियत थी। आपकी इस नसीहत ने मेरी मदद की है। शायद मुझे वो नहीं लिखना जो मुझसे मेरी एडिटर लिखवाना चाहती है, बल्कि मुझे वो लिखना चाहिए जो मैं इंजॉय करूँगा। वो मुस्करा दी और प्याला लिए आगे बढ़ गई।
दूर किसी से बात करती कबीरा बेगम ने गौर से इन दोनों को बातें करते देखा था। वो सुबह बख्त बी के रोने की आवाज़ों से उठी। पहले कुछ देर तो बिस्तर में लेटी पलकें झपक झपक के छत को देखे गई। जब से काम करना छोड़ा था दिन रात का कोई हिसाब नहीं था। एक अजीब सी मायूसी जहन पे छाई थी। काम करने वाली लड़की के लिए फारिग घर बैठना बहुत मुश्किल था। खैर, आज वो अपने बिजनेस प्लान पर काम शुरू करेगी। एक आइडिया आया था उसके जहन में। वो बालों को जूड़े में लपेटती बाहर आई तो बख्त भी आंसू बहाते हुए हूर जहां बेगम को अपनी बेटी का किस्सा सुना रही थी। वही रिवायती कहानी। शौहर काम नहीं करता, नशा करता है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है और बेटी को मारता है। बख्त बी। इसने पीछे से बख्त बी के दोनों कंधों पे हाथ रखा और सर झुका के नरमी से तसल्ली दी। आप अपनी बेटी से कहीं कि वो स्टैंड ले, हम उसके साथ हैं। बख्त बी ने अपना सानवाला खुरदरा हाथ उसके हाथ पे रख दिया। वो डरती है जी। माला सीधी खड़ी हुई और अफसोस से बोली, ओ वाकई, वो भी कैसे स्टैंड ले। जब तक औरत के पास तालीम और माली खुद मुख्तारी नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही पिटती रहेगी। माला ठीक कह रही है बख्तू। माँ के माथे पे बिल थे और वजूद में जलाल में आया हुआ था। वो गोद में सब्जियों की परात रखे तख्त पर बैठी थी। छुरी वाला हाथ ऊंचा करके बोले, बेटियों की तरह पाला है मैंने नसीम को, इसे कहो मेरे पास आ जाए। वो अकेली नहीं है, हम उसके साईं बैठे हैं उधर। वो किचन में आई तो डरती किचन की तरफ खिलता दरवाज़ा नीमवा था। कैफ वहाँ काफ़ी बनाता नजर आ रहा था। आहट पे पलटा और इससे वहाँ खड़े देखा। वो खाबीदा आंखें लिए बालों का गोल मोल जोड़ा बनाए हुए थी। रात वाला मेकअप उतारने के बावजूद आंखों के गिर्द हल्की सी स्याही थी। काफ़ी बनाओ आपकी। वो नज़रें मोड़ के दूसरी तरफ पलट गया। हाँ प्लीज़, तवक्कुफ़ किया और आवाज़ आहिस्ता की। फिर कुछ निकला लाइटर से। उन्हों, आम सा लाइटर है, कुछ नहीं है इसमें। वो कीन से काफ़ी बीन्स निकालते हुए बोला। उसके हाथ तेज़ तेज़ चल रहे थे। माली खुद मुख्तारी और तालीम। आपके ख्याल में ये चीज़ें औरत को अब्यूज़ होने से बचा सकती है। फ़िल्टर पेपर लगा के काफ़ी बीन्स अंदर डाले। फिर इस कंपार्टमेंट को खड़क करके बंद किया और मशीन ऑन कर दी। तुम्हें इख्तिलाफ है? माला को ताज्जुब हुआ। कैफ उसकी तरफ पलटा, काउंटर से टेक लगाई और सीने पे बाजू लपेट लिए। जो गुर्स की कैंची बना ली। सारी लड़कियां अब्यूज़ होती हैं बास। बख्त बीबी की बेटी अपने शौहर के हाथों और इलियत क्लास की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के हाथों। ठीक, ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। काफ़ी मेकर से पानी उबलने की आवाज़ आ रही थी। सारे में काफ़ी की खुशबू फैल गई। उन्हों, एक ही बात है, गरीब की लड़की चाय देर से लाए तो शौहर का मूड खराब होता है, वो इसको मारता है। अमीर की लड़की पार्टनर के साथ ड्रग्स ना करे तो पार्टनर का मूड खराब हो जाता है। इसको खुश रखने के लिए वो ड्रग्स पे लग जाती है। दोनों अब्यूज़ होती हैं, गरीब लड़की भी और अमीर पढ़ी लिखी लड़की भी। तो वजह क्या है? वजह यह है बास कि किसी ने औरतों को नहीं सिखाया कि मर्दों के साथ कैसे रहना है और किसी ने मर्दों को नहीं सिखाया कि औरतों के साथ कैसे रहना है। काफ़ी गर्म मग उसकी तरफ बढ़ाया। इंटरसिटिंग। खैर, आज ज्वेलर्स पे चलना है, गोल्ड लेना है तो चंद दिन ठहर जाए। वो अब अपनी काफ़ी के लिए फ्रेश बीन्स डाल रहा था। तुला अभी 1,17,000 का है। एक हफ्ते में ये 90,000 तक गिरेगा। तुम्हें कैसे पता? कैफ में शाने उचकाए, मुझे पता होता है। चली, आपकी इत्तला के लिए मुझे भी मालूम है कि गोल्ड गिरने वाला है। मैंने खरीदना नहीं बेचना है। कुछ ब्रिक्स हैं मेरे पास गोल्ड की, उनको बीच के नया काम शुरू करना है। इस असना में बख्त भी किचन में दाखिल हुई। एक नज़र दरमियानी दरवाजे को देखा जो खुला था और फिर दूसरी खशमगी नज़र कैफ पर डाली। तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो खड़े क्यों हो? कैफ ने अपना मग उठाते हुए फरीज की तरफ इशारा किया। मैं कशमाला बीबी से कह रहा था कि पता नहीं कौन नासमझ है जो डबल रोटी को फरीज में रख देता है। हालांकि फरीज में रखने से डबल रोटी जल्दी खराब होती है। इसको हमेशा बाहर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। मासूमियत से कह के अपना मग लिए बाहर निकल गया। बख्त बी ने पीर पटखा। मैं बता रही हूँ माला बाजी, ये ड्राइवर कम और वारदाता ज़्यादा लगता है मुझे। वो दिल खोल के हंस दी। तभी फ़ोन पर माही की कॉल आने लगी। वो भी अपना मग लिए पिछले दरवाजे की तरफ चली गई ताकि लाने जाए तसल्ली से माही से बात कर सके। यहाँ बात करती तो लाउंज में माँ तक आवाज़ें जाती। कल की शादी कैसी रही? तुम लोगों ने मुझे वापस आके फ़ोन ही नहीं किया। माही अलग नाराज़ थी। थक गए थे नारात में।
अब सुनाती हूँ सारे किस्से। वो पिछली गली में मगलिए आगे बढ़ रही थी। कैफ भी वहीं जा रहा था। आहट पर रुक के एक तरफ हो गया। उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। पहले ये बताओ ज़ियाद का क्या सीन है? माँ बड़ा जिक्र कर रही थी उसका, कैसा है वो? माही का लहजा तफ्तीशी था। माला मुस्करा दी। ज़ियाद? मुस्करा के फ़ोन कान और कंधे के दरमियान लगाए वो आगे जा रही थी। टॉल, डार्क एंड हैंडसम। वो आगे निकल गई और कैफ छेबत्ती हुई नज़रों से इसे दूर जाते देखता रहा। सिर्फ टाल और डार्क था, हैंडसम कहाँ से था? मुन में बुड़बुड़ाया। अगला आधा घंटा वो लान में बैठी काफ़ी पीते हुए माही को सारी शादी का किस्सा सुनाएगी। किसने क्या पहना, कौन कौन आया, कौन पहले मिला और कौन नहीं मिला, और माही का फेवरेट सवाल, खाने में क्या था? काल बंद हुई तो इसने देखा माँ अब लान में चली आ रही थी। माँ इस वक्त पौधों की देखभाल करती थी। अपने फरबा वजूद के साथ अब वो कदम कदम चलते हुए बोगनविलिया के दरख्तों का मुआयना कर रही थी। हाथ में तस्बीह थी जिसके दाने भी साथ साथ गिर रहे थे। उधर आओ। माँ की नज़र इस पर पड़ गई जो गार्ड रूम के साथ कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पे लगा था। 2 उंगलियों से इशारा करके इसे बुलाया। कैफ ने पहले दाएं बाएं देखा। वहाँ और कोई नहीं था। वो इससे ही बुला रही थी। फिर लैपटॉप रख के उठा और सीधा उनकी तरफ आया। क्या नाम है तुम्हारा? कैफ जमाल। कब से तुमने पौधों को पानी नहीं लगाया? तनख्वाह किस बात की लेते हो? अभी लगा देता हूँ। अब क्यों? शाम में आज सुबह में लगाते हैं पानी। वो बड़बड़ा के पौधों की तरफ मुड़ गई। वो मुतज़ब्ज़ब सा खड़ा रहा, जाए आ रुका रहे। वो जो मुस्करा के ये सब देख रही थी उठ के उनकी तरफ आ गई। माँ, सलीम लगा देगा पौधों को पानी, कैफ को अपने काम करने होते हैं, इसको जाने दे। माँ ने सुना नहीं। हाथ पहलुओं पर रखे पौधों का जायजा लेते हुए बिरहमी से बोले, वैसे ये ज़हीर इंतहाई नाशुक्रा आदमी है। आफ माँ, इसका क्या जिक्र यहाँ? वो कराही परसों 4 सद्दा से गुड़ आया था, मैंने इसे भिजवाया। कल इसको मिल भी गया, लेकिन मजाल है कि इसने शुक्रिया का फ़ोन किया हो। माला का दिमाग भग से उड़ गया। वो साकित रह गई। वर्ड, माँ अपने ज़हीर को गुड़ भिजवाया है। वो तीनों बोगनविलिया के गुलाबी फूलों वाले दरख्त के साथ खड़े थे। कैफ खामोशी से बारी बारी दोनों को देख रहा था। किम, हमेशा भेजती हो, अब नया क्या है? वो चौचली लग रही थी। कशमाला मुबीन को जल्दी गुस्सा नहीं आया करता था। वो आतो हंस है देती, अतहम्मुल से बात बदल दिया करती थी। इस जगह से उठ जाया करती थी, लेकिन ये इसकी बर्दाश्त से बाहर था। इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। माँ, आपने ये क्या किया? वो क्या सोचेगा? इसे यकीन नहीं आ रहा था। इसको शुक्र ये कहने की तौफीक फिर भी। माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपको मेरे काम की नहीं समझ आती, मान लिया, लेकिन मेरी इज्जत बेइज्जती का ख्याल तो करना था। अच्छा शर्मिंदा करवाया है आपने मुझे। इसकी आंखें भीगने लगे। इस आदमी ने मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की और आप इसको गुड़ भेज रही है। वो समझेगा मैं इसकी मिन्नत कर रही हूँ अब। व्हाट दी हिल माँ? माँ ने एक खफा नज़र इस पर डाली और सर झुका लिया, किसी मासूम बच्चे की तरह जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर कैफ से आहिस्ता से बोले, मेरी टांगें दर्द कर रही है, मुझे उधर कुर्सी ला दो। माला पीर पटख के अंदर चली गई। कमरे में आके इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो जो इतने दिनों से आंसू रुके हुए थे वो एकदम बहने लगे। बेरोज़गारी का एहसास, बेकार होने का गिल्ट, तारीक नज़र आता मुस्तकबिल, राख हुआ कैरियर। वो इतने सालों से अपना कमाती और खर्च करती आई थी। वो किसी पे बोझ नहीं थी, लेकिन अगर उसका नया काम ना चला तो वो अपने बिल्स खुद नहीं भर सकेगी। कैसी बेबसी होगी ये। सब कुछ एकदम से हवासों पर सवार हुआ था। वो बेड पे बैठी रोती रही। माँ को कभी उसके काम की समझ नहीं आती थी। बस मुईद की डॉक्टरी उनको कोई काम लगता था। बाकी माला और माही की पढ़ाई तो बस शवल थी जैसे। इसे माँ पे बैक वक्त गुस्सा भी आ रहा था और अपनी बेबसी पे रोना भी। माँ के साथ मसला किया था। खामखा उनको सबको सौगातें भेज के अच्छा बनने का शौक था। वो उठी और अपना बैग पैक करने लगी। वो आज ही इस्लामाबाद वापस जा रही थी। बस ये तय था। कैफ की कॉल आ रही थी। इसने गुस्से में काट दी। वो दोबारा कॉल करने लगा। इसने झुंझला के कॉल उठाई। बाहर आए, आपसे बात करनी है। इसका लहजा संजीदा था। इसने आंसू रगड़ के पूंछ डाले। आज ये भी इससे कुछ सुनेगा। वो बाहर आई तो माला में कुर्सी पर बैठी थी, सर झुकाए मोबाइल पर बटन दबा रही थी। वो उनको नज़रअंदाज करके पोर्च की तरफ आ गई जहां ऊपर जाने का बैरूनी जीना बना था।
रेलिंग से टेक लगाए, एक जॉगर जमीन पर और एक जॉगर ऊपरी जीने पर रखे, सीने पे बाजू लेते। वो इसका मुंतजिर था। उधर आके बैठो और मेरी बात सुने। इसकी रोई रोई गुलाबी आंखें देख के संजीदगी से बोला। सामने एक खाली कुर्सी रखी थी। वो नाक सुकूल के गीली सांस अंदर खींचती कुर्सी पर आ बैठी, टांग पर टांग जमाई। क्या मसला है? लहजा सख्त था। मैं अभी सुन रहा था जो आप अपनी माँ से कह रही थी। वो खनखारा। कशमाला के माथे पर शिकने उगड़ी। कैफ, तुम अपने कान और मुंह बंद करना सीखो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे घर की बातें सुनो और पे तबसरा करो। वो संजीदगी से इसे देखे गया, फिर बोला तो आवाज़ आहिस्ता थी। अप्रैल में गुल नहीं होता कशमाला बीबी। चासद्दा का गुल सीज़न मार्च में ख़त्म हो जाता है। वो एकदम बिल्कुल ठहर गई, साकिन हुआ, रुक गई। शायद इसका सांस भी। मैंने सलीम से पूछा है। फरवरी के बाद चासद्दा से कोई गुल नहीं आया, ना आंटी ने किसी को भेजा है। वो इसकी आंखों को बगौर देखते हुए कह रहा था। और तब इससे याद आया, माँ ने ज़हीर को जनवरी में गुल भेजा था और उसने शुक्रिया का फ़ोन नहीं किया था। कैफ पहले जीने पे बैठ गया और इसी संजीदगी से इसे देखते हुए बात जारी रखी। आंटी ने मुझसे 4 दफ़ा पूछा है कि मैं कौन हूँ। वो अपनी बात बार बार दोहराती है और वो चीज़ें भूल रही है। उनके जहन में नई याददाश्तें नहीं बन रही। आज शायद वो वक्त का हिसाब खो रही है। पोर्च की फिज़ा बिल्कुल साकिन थी। ना वहाँ फूलों की खुशबू थी, ना पौधों का सब्ज़ा। हर शे को ज़वाल आ गया था। कशमाला, इसकी आंखों में देखते हुए वो ठहर ठहर के बोला, आपकी माँ बीमार है। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया, जैसे किसी बर्फानी रात में घर से बाहर गुम हो जाने वाले का होता है। न जान थी, न सांस थी। वो किसी ख्वाब की सी कैफियत में उठी। कदम मन मन भर के हो रहे थे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किताबें, सब ये सिखाते हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है। वो घास पर कदम उठाती लान चेयर्स की तरफ बढ़ रही थी। माँ वहाँ अकेली बैठी थी, सर झुकाए मोबाइल पे लगी थी। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि जब चली जाएगी तो क्या करोगे, नाकाम हो जाओगे तो क्या करोगे। माँ के माथे पे पसीना आया हुआ था, जिसे वो दुपट्टे के किनारे से पूछ रही थी। दिल टूटेगा तो क्या करोगे, मुस्तकबिल तारीक नज़र आएगा तो कैसे आगे बढ़ोगे। वो उनके साथ कुर्सी पे बैठी और गौर से उनका चेहरा देखा। वो खूबसूरत बावकार चेहरा आज बूढ़ा लग रहा था। झुर्रियाँ बढ़ गई थीं, बाईं जानिब से होंठों के करीब की जल्द लटक सी गई थी। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि माँ बीमार हो जाएगी तो क्या करोगे। वो शायद माही को मैसेज लिख रही थी, आहिस्ता आहिस्ता टाइप करती थी। माला ने नरमी से उंगलियों की पुश्त उनके गाल पे फेरी। उन्होंने चौंक के इसे देखा। माँ, इसने गीली आवाज़ में पुकारा, वो अपने ज़हीर को गुड़ भेजा था। मैंने नहीं तो। उन्होंने हैरत से नफ़ी में दाएं बाईं सर हिलाया। इस हरकत में एक बेबसी मासूमियत थी। आंखों में कुछ खोए खोए से होने का एहसास था। गुल तो सर्दियों में होता है माला। वो नरमी से उनके चेहरे पर उंगलियों की पुश्त फेर गई। कुछ मुख्तलिफ सा था उनके चेहरे में। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि माँ बीमार हो जाएगी तो क्या करोगे। मगर कशमाला मुबीन को मालूम था कि इसने क्या करना है। वो हूर जहाँ की बेटी थी। इसके रास्ते मुतय्यन हो चुके थे। हम इस्लामाबाद वापस नहीं जा रहे, मैं यहीं रहूंगी। वो सीलियों के साथ खड़ा था जब वो इसके पास आई और इसे अपना फैसला सुनाया। तुम जाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, मैं किसी और का बंदोबस्त कर लूंगी। जो फैसला 5 बरस में नहीं हो सका वो 5 मिनट में हो गया था। मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मिस करे। मैंने जो वादा आपसे किया है वो मैं पूरा करूंगा। मैं यही हूँ आपके साथ। कैफ को देखती उसकी आंखें भीगने लगे। इसने बस इस बात में सर हिला दिया और वापस मुड़ गई। इसकी उंगलियां माही को मैसेज लिख रही थी। वो मैसेज जो कोई इंसान अपने माँ बाप के बारे में नहीं पढ़ना चाहता। माही, माँ बीमार है, उनके साथ कोई मसला है, शायद अल्जाइमर्स। तुम पाकिस्तान आ जाओ फौरन। चलेविक के इस छोटे से घर के लाउंज में सोफे पर नीम दराज माँ बीना का फ़ोन बजा तो इसकी आँख खिली। वो टीवी देखते देखते सो गई थी। वो चौंक के सीधी हुई, मोबाइल उठा के देखा। वो एक मैसेज इसकी जान निकाल गया। वो तेज़ी से उठी, पैरों में जूते घिसली और खड़ी हुई। और तब ही इसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इसको शदीद तकलीफ़ महसूस हो रही थी, इतनी शदीद के हद नहीं। वो खड़ी हुई और सफ़ेद सोफे को देखा जिस पर वो सो गई थी। वहाँ खून के धब्बे थे, इसके लिबास पर भी खून था। निचले वजूद में तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी।
माँ तकलीफ में उसके लबों से यही निकला। वो दोहरी होके बैठती गई। और फिर दूसरा एहसास ज्यादा जानलेवा था। मेरा बच्चा, आज के लिए बस इतना ही। तो आज माला की पहली किस्त मुकम्मल हो चुकी। आपको माला की पहली किस्त कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। यार, आप लोगों के एक क्लिक करने से तो कुछ नहीं जाना, लेकिन मेरा हौसला ज़रूर बढ़ जाता है। मजजी तो माही का बहुत अफसोस हो रहा है। आप भी अपने ख़यालात मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे बताएं कि अगला नावल कौन सा शुरू करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए रब राखे। अल्लाह हाफ़िज़।